साइंस किसे कहते हैं? हमारे पास इस दुनिया में शुरू से हमने अपने आसपास चीजों को देखते हैं, क्या हो रहा है और क्या चीजें रखी हैं। जो हो रहा है उसको हम फिनोमिना कहते हैं। हमने देखा कि एक नदी का पानी हायर लेवल से लोअर लेवल तक आता है। हमने अपने बच्चों को बताया, उन्होंने अपने बच्चों को बताया। ये दूसरी जगह पानी को देखा, तालाब का पानी एक जगह भरा हुआ है, एक तरफ से तालाब को तोड़ा, वो पानी ऐसे बहता है। मेरा खेत तालाब के किनारे है, तालाब से ऊंचा है, तो मैंने तालाब की तरफ से तोड़ा, पानी नहीं आता है उसमें। तो मुझे एक नॉलेज डेवलप हुआ कि पानी ऊपर नहीं जाता है, पानी कहां जाता है? नीचे। ये एक नॉलेज। इस तरह से दूसरे नॉलेज हमने बनाने शुरू किए कि जब पानी नीचे जाता है, बहता है, तो कहां जाएगा? दुनिया में सबसे नीचे लोअर लेवल पर चलता चला जाएगा और वहां जाकर इकट्ठा हो जाएगा, उसको हम समुद्र कहेंगे। हमारा नॉलेज आगे बढ़ता चला। इस तरह से अब पानी ऊपर से नीचे क्यों आता है, उसके लिए हमने कोई कारण सोचे। उसके लिए हमको कारण बताए गए। न्यूटन ने उसका कारण बताया, ग्रेविटेशन। कि ग्रेविटेशन का फोर्स होता है जो हर चीज को अर्थ के सेंटर की तरफ खींचता है। तो पानी कहीं भी हो, किधर खिंचाएगा? अर्थ के सेंटर की तरफ, और अर्थ का सेंटर अर्थ की सरफेस से नीचे होता है, इसलिए पानी किधर जाता है? नीचे चलता है। अब ये हमने एक नॉलेज डेवलप किया और स्टेप वाइज उसी तरह से हमने बहुत से स्टेप वाइज नॉलेज इकट्ठे किए कि अगर आप किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं या अगर आप किसी चीज पर एनर्जी लगाते हैं तो वो चीज काम करती है। पेट्रोल जलाओगे तो काम होगा, बिना पेट्रोल जलाए आपकी गाड़ी नहीं चल सकती। फिर हमने किया कि पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती तो धक्का मारने से चलाएंगे, ठीक है। अगर आप धक्का मारने से चलाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, हम थक जाएंगे, हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो हमको एक नॉलेज मिला कि गाड़ी अगर चलानी है, वर्क करना है, तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। भले हम अपनी एनर्जी खर्च करें या पेट्रोल जला के एनर्जी खर्च करें, डीजल जला के एनर्जी खर्च करें, आजकल सन से एनर्जी खर्च करें, पर एनर्जी तो खर्च होगी। तो हमने एक थ्योरम बनाया कि अगर आपको वर्क करना है तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, बिना एनर्जी को खर्च किए आप वर्क नहीं कर सकते। ये हमारा नॉलेज डेवलप। इस तरह से पिछले कई सालों में हमने अपना नॉलेज डेवलप किया। ये जो नॉलेज डेवलप किया, इसको लिखा, पढ़ा, एक से दूसरी पीढ़ी तक पढ़ाया और इसको हमने सीरियल वाइज सेट कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज करना। जैसे आप अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज करते हैं, कमीज एक तरफ, पैंट एक तरफ, बुक्स एक तरफ, ऑर्गेनाइज होते हैं। वैसे ही हमने क्या किया कि हम हीट से रिलेटेड जितनी चीजें पढ़ेंगे उनका आपस में रिलेशन रखेंगे। मोशन जब होता है उसके नियम बनाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी हमने देखी, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा किया, उसका एक टॉपिक बनाया, उसका एक चैप्टर बनाया, उसकी बुक बनाई, उसमें सारा तो नॉलेज लिखा। ये हम क्या कर रहे हैं? अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जब हम अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये जो ऑर्गेनाइज नॉलेज है इसको हम नाम देते हैं साइंस। कभी सामने कोई प्रॉब्लम आया, हमारे मन में जो उठा हमने कर दिया, दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज एंड दैट इज नॉट साइंस। साइंस क्या होता है? ऑर्गेनाइज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो सिंपली दो शब्द याद रखिए। क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस? आंसर क्या होगा? साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। एक तो उसमें नॉलेज होना चाहिए और उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कितना होता है, ये सारे आंसर अगर हमको आते हैं तो वो नॉलेज कैसा है? ऑर्गेनाइज नॉलेज है। और इस ऑर्गेनाइज नॉलेज को हम क्या कहेंगे? साइंस। और अगर हम इतने क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते, जैसे हम मंदिर में दूध लेके जाते हैं, गणेश जी दूध पी गए, सामने रखा, दूध पी गए, कैसे पी गए तो हमको नहीं पता कैसे पी गए। हमको उस नॉलेज का हमने कोई हमारे पास रीजन नहीं,
अगर हमने रीजन नहीं बनाया या हम बता नहीं पाए तो हम उसको साइंस नहीं कह सकते। पर अगर मैं आपको बता दूं कि गणेश जी की मूर्ति मार्बल से बनी होती है और मार्बल के अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं, कैपिलरीज, और कैपिलरिटी हमारा फिजिक्स में एक टॉपिक है, आप लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे। उसमें यह है कि एक कैपिलरी को किसी भी लिक्विड में डालो तो वो लिक्विड उसमें थोड़ा सा चढ़ जाता है। ये कैपिलरिटी हमारा एक नॉलेज है, और ये जो ऑर्गेनाइज नॉलेज है, इसके कारण गणेश जी की सूंड के सामने पानी रखते हैं, दूध रखते हैं, तो वो दूध उसमें चढ़ जाता है और हमारी कटोरी में कम हो जाता है। अब गणेश जी का दूध पीना, मैंने उसका रीजन बता दिया, सबको समझ में आ गया। अब ये आर्ट की बजाय क्या बन गया? साइंस, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज नॉलेज। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि साइंस क्या होता है। तो व्हाट इज साइंस? अगर लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखेंगे? साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ओके जी। तो जो नॉलेज ऑर्गेनाइज नहीं है वो आर्ट्स है। जो आर्ट्स के लिए फिर आपको उसकी डेफिनेशन बनानी पड़ेगी कि जो चीजें ऑर्डिनरली होती हैं उसमें अगर हम ज्यादा स्किल दिखाते हैं तो वो आर्ट्स है। जैसे मैं एक पेन लेके इस पर लिख सकता हूं, अगर मैं इस पर लिखता हूं ये, और मैं इस पर लिखता हूं ये, इन दोनों के लिखने में अंतर है, इसमें थोड़ी सी स्किल है, तो ये आर्ट है, ये आर्ट्स नहीं। तो जब हम स्किल को डेवलप करते हैं तो क्या चीज बनती है? आर्ट। ठीक है, जब हम अपनी फीलिंग्स को डेवलप करते हैं, एक्सप्रेशंस को डेवलप करते हैं, तो वो आर्ट है। और जब हम नॉलेज पर रीजनिंग करते हैं, अभी आगे आएगा, 6-7 स्टेप बना के हम किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो वो साइंस है। इसके लिए मुझे ऑर्गेनाइज नहीं करना, ये मेरा आर्ट है। पिकासो अपने तरीके से बनाता है, हम अपने तरीके से बनाते हैं, अलग अलग आर्टिस्ट अपने तरीके से बनाते हैं। ओके, अब किसी ने हारमोनियम बजाना सीखा है, लेकिन मुझे भी आता है, लेकिन मैं किसी गाने की धुन नहीं बना पाता, मैं संगीतकार नहीं हूं, मैं नई ट्यून नहीं बनाता हूं। ए.आर. रहमान नई ट्यून बनाते हैं, ट्यून बनाना नहीं सिखा सकते हम आपको, वो अंदर से आता है। इस गाना तो लिखा हुआ है, लेकिन उस गाने को गाना किस धुन में है ये कौन बताता है? म्यूजिशियन बना। ये चीज कहां से आती है? इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ये उसका गुण है। और ये इसको आप साइंस बोलेंगे कि आप, थोड़ा सा अंतर समझ में आ रहा है? तो जो ह्यूमन की स्किल होती है, ह्यूमैनिटीज, ये ह्यूमैनिटीज क्या कहलाती है? आर्ट। जितनी बातें मैं बोल रहा हूं वो बातें दूसरा टीचर भी बोल सकता है आपको आके। अगर आप जो चीज यहां पढ़ने आते हैं वो चीज मैंने बुक में पढ़ी है, ठीक है, मैं भी नॉलेज लेके नहीं आया, पैदा नहीं हुआ, मैंने भी उसी बुक से पढ़ी है, मैं भी उसी को समझाता हूं। आप बुक पढ़ते हैं, आपको नहीं समझ में आता है, मेरी बात सुनते हैं, आपको समझ में आता है, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूं। क्यों? मेरे पास एक प्रेजेंटेशन का आर्ट है, प्रेजेंटेशन का आर्ट है जो कि मेरे पास है। दूसरा टीचर आता है तो हो सकता है उतने अच्छे से न समझा सकता, तो ये क्या चीज है? आर्ट। प्रेजेंटेशन इज ए आर्ट। तो जिस चीज को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके बारे में सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, वो होता है साइंस। और जो स्किल्स होती हैं, ह्यूमैनिटीज होती हैं, वो क्या होता है? आर्ट्स। ठीक है, उसके बाद आपने अलग अलग सब्जेक्ट बना लिए, सब्जेक्ट अलग बात है। ओके, तो ये साइंस हुआ। अब आगे सुनिए, साइंटिफिक मेथड। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए पढ़ना। साइंटिफिक मेथड, जब हम किसी फिनोमेना को अपने आसपास देखते हैं कि इस दुनिया में ये हो रहा है और उसके बारे में हम कोई लॉ बनाना चाहते हैं, हम कोई नियम बनाना चाहते हैं, तो हम एक मेथड लगाते हैं। वो मेथड साइंटिफिक मेथड होता है। और अगर उस साइंटिफिक मेथड से किसी चीज को पढ़ा जाए, उसके नॉलेज को ऑर्गेनाइज किया जाए, तो वो एक साइंटिफिक लॉ बन जाता है। ये साइंटिफिक मेथड क्या है? इस साइंटिफिक मेथड के 6 स्टेप हैं और ये स्टेप आपको याद कर लेने हैं। एंड दिस इज ए
क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आता है व्हाट इज ए साइंटिफिक मेथड। ओके, साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स देखिए। पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। कोई भी फिनोमिना के लिए हम शुरू क्या करते हैं, हम देख के करते हैं। देखते हमने देखा कि रोज सन एक डायरेक्शन से निकलता है, दूसरी डायरेक्शन में जाता है। ये हमारा क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन। एक तरफ से निकलता है और एक तरफ चला जाता है, रोज ऑब्जर्व करते हैं। पानी के लिए हम क्या देखते हैं कि पानी ऊपर से हमेशा नीचे जाता है, नीचे से ऊपर एक भी दिन नहीं गया कि भाई 10 दिन ऊपर से नीचे आया, कम से कम एक दिन नीचे से ऊपर चला जाता नहीं हुआ। ये हमारा ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, देखने की ताकत, कि हम अपने चारों तरफ नेचर को देखते हैं। ओके, दूसरी चीज, जो चीज हम देखते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उसको हम दोहराना चाहते हैं अपनी लैब में। अपनी लैब में हम दोहराना चाहते हैं। हमने अपनी लैब में एक गोला लिया कि ये अर्थ है और ये सन है। अब इस सन का रोज यहाँ पर मैं खड़ा हूं अर्थ में और यहाँ से मुझे धूप आती है। अब मुझे लगता है कि रोज सुबह सन निकलता है, कैसे निकलता होगा? तो मैं सोचता हूं ऐसे सन आया, मुझे दिखा, अब दोपहर हो गई, अब शाम हो गई और सन पीछे चला गया, अब रात हो गई। फिर इधर आएगा तो सुबह होगी, फिर ये होगा, फिर ऐसे चला। ठीक है। दूसरा, एक दूसरा आदमी आया, उसने क्या बोला, नहीं नहीं ऐसा करते हैं कि इसको खड़ा रखो, इसको घुमाओ। जब आप इसके सामने हो तो धूप आएगी और ऐसा जाओगे तो रात आएगी। तो हमने लैब में एक गोला बनाया, इधर से एक लाइट बनाई सन की और इसको ऐसा घुमाया। तो क्या देखा, सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, ऐसा करके देखा। फिर हमने ये सोचा कि सर्दी गर्मी कैसे होती है। उसको सोचने के लिए हमने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में ये जो अर्थ ऐसे रखी थी, अर्थ को ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया और हमने सोचा कि अर्थ इस सन के चारों तरफ ऐसे घूमती है। जब इधर है तो ये वाला हिस्सा गर्म होगा और जब ये इधर चली जाएगी तो ये वाला हिस्सा गर्म होगा। इधर गर्मियां हैं और 6 महीने बाद इधर गर्मी है। ये सब हमने कैसे किया, एक्सपेरिमेंट कर। इसी तरह से हमने पानी के एक्सपेरिमेंट किए, रख के देखा कि जिसको हम ऊपर उठाते हैं उधर का पानी नीचे वाले में आता है, तो हमने रूल बना दिया कि पानी नीचे जाता है। इसी तरह से जो चीज हम नेचर में देखते हैं उसको अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये जरूरी है साइंटिफिक मेथड का सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन देखना। दूसरा, उसको कॉपी करके उसको एक्सपेरिमेंट। इसमें एक शब्द आया कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मतलब कि उस एक्सपेरिमेंट में हम अलग अलग ट्रायल करेंगे और जो जो हमारे रिजल्ट आएंगे उसको हम लिखते जाएंगे। कभी हम पानी का लेवल बढ़ा देते हैं, पानी का लेवल कम कर देते हैं, अर्थ को ऐसा घुमाते हैं, स्लो घुमाते हैं, फास्ट घुमाते हैं। तो हमको क्या पता लगता है कि दिन का टाइम कितनी देर में एक दिन रात होता है, किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे। कम स्पीड होगी तो दिन रात का टाइम बढ़ जाएगा, फास्ट होगी तो कम हो जाएगा, बड़ी जल्दी दिन रात हो जाएगा। ये हमने इसकी स्पीड को कंट्रोल कर दिया। इसी तरह से अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो वो स्टीम बन जाता है। हमने लैब में एक्सपेरिमेंट किया और पानी के टेम्परेचर को कंट्रोल किया। जब हम कम करते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है, जब हम ज्यादा हीट करते हैं तो वो स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है। और यही चीज हम नेचर में देखते हैं। नेचर में कहीं पानी हमको क्या दिखता है, आइस के फॉर्म में, स्नो, और कहीं हमको बादल दिखते हैं उसके। वही चीज हमने लैब में करके देखी, लेकिन हमने किसको कंट्रोल किया, टेम्परेचर। तो हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या शब्द जुड़ गया, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह से हमको एक्सपेरिमेंट करना है। ये दूसरा स्टेप है। तो हमने चीजों को देखा, उन्हीं चीजों को दोहराने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किए और उसमें अपने कंट्रोल्स लगाए। तो ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होगा। इसके बाद हमने किया, सोचा।
अब हमारी अगली चीज आती है रीजनिंग, कि हमने जो नेचर में देखा कि हर दिन के बाद रात होती है, तो फिर रात के बाद फिर दिन क्यों हो जाता है? तो हम अपनी बुद्धि लगाते हैं कि जरूर अर्थ ऐसे घूमती होगी, और हमने देखा कि अगर ये इसके सामने आया, लाइट हुई और अब रात हो गई, अगर ये लगातार घूमती जाए तो फिर क्या होने वाला है? दिन। तो ये हमने क्या की? रीजनिंग, यानी हम अपनी तरफ से कारण बनाते हैं, और यही हमारी साइंटिफिक मेथड की आत्मा है कि आप रीजनिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी आदमी साइंस में उतना सक्सेसफुल होता है जितनी अच्छी वो रीजनिंग कर लेता है, और फिजिक्स में इसी को कंसेप्ट कहते हैं कि आप रीजनिंग अच्छे से कर सकते हैं कि नहीं, और सभी साइंटिस्ट ने यही किया। जब वो कर लेते हैं और हमें बताते हैं तो हम बोलते हैं यार इतनी आसान चीज है, हमको पहले मालूम नहीं था। ये तो हम भी समझ रहे कि दिन रात कैसे होता है, कि अर्थ ऐसा घूमती होगी, जब सन के सामने आई तो दिन और पीछे चली गई तो रात। लेकिन जिस आदमी ने ये बताया, उसने जब अर्थ ऐसे घूम रही थी 1 लाख साल तक अर्थ घूमी, तब उसने बताया। किसी को समझ में नहीं आया दिन रात कैसे। तो इस तरह से रीजनिंग करनी पड़ती है, एंड दैट इज ए मेथड ऑफ, दैट इज ए पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। इस तरह से रीजनिंग करके हम फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं कि किसी भी वाटर से आइस क्यों बन जाती है और आइस सॉलिड क्यों होती है। अब दिखता तो हमको कुछ नहीं है, पानी दिखता है, बर्फ दिखती है। तो किसी आदमी ने रीजनिंग की कि ये जिन मॉलिक्यूल से बना होता है वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच के रखते हैं। अब पानी में ये मॉलिक्यूल ज्यादा दूर तक रहते, एक दूसरे को नहीं खींच पाते। तो ये 2 मॉलिक्यूल हैं, हमने इस मॉलिक्यूल को पकड़ा और ऐसे उठाया, तो इसने इसका साथ छोड़ दिया और ये उठ के हमारे हाथ में आ गया। जब इन मॉलिक्यूल्स को हमने नजदीक कर दिया तो इनके बीच का फोर्स बहुत बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि ये हिल नहीं सकता इसके कारण, और अब हम बोलेंगे ये सॉलिड बन गया। तो सॉलिड बनने के पीछे रीजन क्या है? मॉलिक्यूल नजदीक आ जाते हैं और उनके बीच का फोर्स बढ़ जाता है। इतना ज्यादा फोर्स है कि अगर हम इसको ऐसा उठाते हैं तो ये दूसरा भी लटक के उसके साथ आ जाता है। तो जब हम सॉलिड को यहां से पकड़ के ऐसा उठाते हैं तो ये हिस्सा भी साथ में आता है, क्योंकि ये सब मॉलिक्यूल नजदीक है और आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं फोर्स से। ये किसी ने सबसे पहले हमको ये रीजन बताया और हमको समझ में आया। ये क्या प्रोसेस है? रीजनिंग। तो ये हम रीजनिंग करते हैं, किसी भी चीज की इस तरह से रीजनिंग की जाती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ठंडा करिए करिए करिए, एक ऐसा ठंडा होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो सॉलिड बन जाएगा। तो ये हमने अपने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में उसकी रीजनिंग की कि ऐसा क्यों होता है। तो क्यों का जो उत्तर मिलता है, वाई का जो आंसर होगा, दैट इज रीजनिंग। Why this is happening? Why this is happening? Why it is converting into air? Water is converting into air. Why water is converting into solid? ये सब किसमें आता है? रीजनिंग। अब ये रीजनिंग हम 2 तरह से करते हैं। किस तरह से रीजनिंग करते हैं? एक क्वालिटी में रीजनिंग कि पानी से बर्फ बनती है। दूसरा क्वांटिटी से रीजनिंग कि अगर पानी से बर्फ बनती है तो पानी में से कितनी हीट निकाले कि बर्फ बने। ये क्या हो गया? क्वांटिटी। इसी तरह से पानी को गर्म करने से स्टीम बनता है, हमको मालूम है। हमने पानी लिया और उसको गर्म किया, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट हो गए और चिल्लाना शुरू कर दिया, 10 मिनट हो गए, तक स्टीम नहीं बनी। क्यों? क्योंकि हमने उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं की है। क्वांटिटेटिव स्टडी क्या कहते हैं? अगर आप इतना पानी लोगे 1 घंटे बाद स्टीम बनेगा। 100 किलो पानी 1 घंटा, ये क्वांटिटीज तो है। पानी की क्वांटिटी, टाइम की क्वांटिटी, ये हमने ली और स्टडी की कि 100 किलो पानी को अगर आप गैस पे रखेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। तब वो क्या बनेगा? स्टीम। उसके पहले स्टीम नहीं बनेगा। ये नियम को हमने लिख दिया, आपने इसको पढ़ लिया। अब आप गर्म करते हो तो 5 मिनट बाद आप चिल्लाते नहीं कि ये स्टीम नहीं बनता, क्योंकि हमको मालूम है 1 घंटे बाद बनेगा। तो ये जिस आदमी ने स्टडी की उसने कौन सी स्टडी की? क्वांटिटेटिव स्टडी।
क्वांटिटीज के बारे में उसने स्टडी की। और पहली स्टडी क्या थी? क्वालिटी। क्वालिटी स्टडी क्या है कि पानी को गर्म करने से स्टीम बनता है, ये तो क्वालिटी हो गई। और क्वांटिटी क्या हो गई? इतने पानी को इतनी देर तक इतनी गैस में गर्म करोगे तो वो स्टीम बनेगा, ये क्वांटिटी हो गई। इस तरह से दोनों चीजों की हमको स्टडी करनी जरूरी है, सिर्फ फिनोमेना से नहीं। सिर्फ फिनोमेना से नहीं होगा। आज बहुत गर्मी है, कितनी गर्मी? दूसरे ने कहा मेरे देश में बहुत गर्मी पड़ती है, दिल्ली आके देखना कितनी गर्मी। तो पहले ने बोला मद्रास आना, वहां देखना कितनी गर्मी है, और दोनों में लड़ाई हो कि मेरे पास गर्मी ज्यादा है कि मेरे पास गर्मी ज्यादा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि हम साइंटिफिक मेथड नहीं अपना रहे। साइंटिफिक मेथड क्या है? क्वांटिटी एनालिसिस करिए, एक थर्मामीटर ले जाइए, मद्रास में लगाइए, दिल्ली में लगाइए, आपको पता लग जाएगा। ये एनालिसिस क्या हुआ? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी रीजनिंग करते हैं, रीजन के साथ दो तरह की स्टडी करते हैं, एक तो क्वालिटी और दूसरा क्वांटिटी। क्वालिटी में हम कारण बताते हैं और क्वांटिटी में क्वांटिटी बताते हैं कि कितने नंबर्स लगेंगे। अच्छा, उसके बाद अगली चीज है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होता है? मैथमेटिकल मॉडलिंग होता है फॉर्मूला बनाना। फॉर्मूला बनाना, दैट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। जैसे अगर हीट बनती है तो हीट के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया कि पानी का मास लीजिए और उसका टेम्परेचर बढ़ाइए तो कितनी हीट लगेगी? मास मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। 1 किलो पानी लोगे और 1 डिग्री बढ़ाओगे तो हीट लगेगी 1 × 1 और अगर 4 किलो पानी लिया और 8 डिग्री 1 डिग्री बढ़ाना है तो कितनी हीट लगेगी? 4 × 8 32। तो हमने फॉर्मूला बना दिया। क्या फॉर्मूला बनाया? m मल्टीप्लाइड बाय t, इतनी हीट लगेगी। व्हाट इज दिस? दिस इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। इसी तरह से ये बड़ा सिंपल है। हमने और फॉर्मूले बनाए, कॉम्प्लिकेटेड, सेकेंड कॉम्प्लिकेशन, थर्ड कॉम्प्लिकेशन, फोर्थ कॉम्प्लिकेशन, ये लंबे लंबे फॉर्मूला बने, लेकिन सब स्टेप वाइज ही बने। और ये सब क्या कहलाती है? मैथमेटिकल मॉडलिंग। और अगर किसी फिनोमिना की आप मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं कर सकते, देन इट इज नॉट ए साइंटिफिक लॉ, इट इज नॉट ए प्रूवन साइंटिफिक लॉ। हर साइंटिफिक लॉ का मैथमेटिकल मॉडलिंग है, उसमें हमको ठीक पता रहता है कि अगर हमारा इनपुट इतना 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 रहेगा तो आउटपुट कितना निकलना चाहिए। ठीक है? जैसे अगर हम कार में इतना फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड इतनी होगी, हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला होगा। इतना पेट्रोल जलाएंगे तो कार इतनी दूर जाएगी, ये फॉर्मूला होना चाहिए। ये सब क्या कहलाता है? मैथमेटिकल मॉडलिंग। ये साइंटिफिक मेथड का अगला पार्ट ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया। जैसे न्यूटन ने एक फॉर्मूला बनाया। उन्होंने ये बोला कि एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच का जितना प्रेशर होता है, एयर यहाँ दबा के रखती है, प्रेशर, उसी के अनुसार एयर में जो हमारा साउंड चलता है उसकी स्पीड उस पर डिपेंड करती है। और उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया, रूट वगैरह करके, P/S लिख करके उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर है वो प्रेशर पर डिपेंड करती है। सब लोग मान के ठीक है, होगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, न्यूटन ने बनाया। लेकिन साइंस बोलती है कि न्यूटन बहुत बड़े आदमी थे, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और ही इज सपोज टू बी द टॉप मैन। हमारी दुनिया में दो ही लोग हैं जिसको हम फिजिक्स की क्रेडिट देते हैं, वन इज न्यूटन एंड वन इज आइंस्टाइन। ये दोनों जीनियस माने जाते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रीजनिंग की, सबसे ज्यादा सोची। ओके, लेकिन अगर न्यूटन भी हमसे ये कहते हैं कि मैंने एक फॉर्मूला बनाया दैट वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द एयर इज इक्वल टू रूट P/√, जिसमें P प्रेशर ऑफ द एयर है और रो उसकी डेंसिटी है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखिए, हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। और उन्होंने ये बताया तो लोगों ने बोला कि ऐसे नहीं, आप मुझे ये बताइए कि हम पहाड़ पर चलते हैं, वहां प्रेशर इतना है, डेंसिटी इतनी है, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए?
100 मीटर दूर जाने के लिए साउंड को कितना टाइम लगना चाहिए, तो उन्होंने कैलकुलेशन, वहां पर प्रेशर इतना है, डेंसिटी इतनी है, दोनों को लगाया, ये किया वो किया, और उन्होंने बताया कि भैया वहां जाओगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी 320 मीटर पर सेकेंड, वहां जाओगे तो इतनी वेलोसिटी मिलेगी। ये उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने प्रेडिक्शन, ज्योतिष लोग प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है, उन्होंने प्रेडिक्शन किया किसके बेसिस पे, फॉर्मूला के बेसिस, जो उन्होंने मैथमेटिकल मॉडलिंग की। तो जब हम मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लेते हैं तो हम प्रेडिक्शन करना शुरू करते हैं। जैसे हमने एक फॉर्मूला बनाया टाइम का, टाइम t इज इक्वल टू b माइनस यू अपॉन a, s के साथ रिलेशन किया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। हमने कहा यहां से चंद्रमा पर जाना है और हमारी वेलोसिटी, हमारा जो एरोप्लेन जा रहा है उसकी वेलोसिटी इतनी है, यहाँ से चंद्रमा का डिस्टेंस इतना है, तो टाइम कितना लगेगा, तो हमने सिंपली बोला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये एक फॉर्मूला हमने बनाया हुआ, ये फॉर्मूला पे वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो हमने इस पे रखा और ये टाइम का आंसर आ गया 24 आवर्स। तो हमने प्रेडिक्शन कर दिया, यहां से चंद्रमा पे जाइए 24 आवर्स लगेंगे। हम गए क्या, हम नहीं गए, हमने सिर्फ क्या किया, प्रेडिक्शन। फिर हमने ये कहा कि हमको ये स्टार दिख रहा है चंद्रमा, और हम यहां पर खड़े हैं, ये सन है, सन की लाइट चंद्रमा पर जाती है और चंद्रमा चमकता है। जब हमारी अर्थ बीच में आती है तो वो लाइट नहीं जा पाती है, वहां अंधेरा दिखता है और उसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो आज चंद्र ग्रहण हुआ, अब हमने अपना फॉर्मूला घुमाया, अर्थ घूम रही है, इस स्पीड से घूम रही है, इतने दिन तक घूमेगी, फिर से चंद्रमा और सन के बीच में आएगी, और वो आज से 163 दिन बाद होगा। ये हमने क्या किया, प्रेडिक्शन, ज्योतिष लोग करते हैं। और ये प्रेडिक्शन करके उसने बोला आज से 163 डेज के बाद फिर से ये बीच में आएगी, फिर से चंद्र ग्रहण होगा, ठीक है। ये प्रेडिक्शन हो गया, हम रुके 163 दिन तक। फिर हमने देखा कि चंद्र ग्रहण दिखा, दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता। अब दो चीजें, अगर दिखा तो उसका फॉर्मूला सही, कंफर्म हो गया, और अगर नहीं दिखा तो उसका फॉर्मूला गलत। न्यूटन ने बोला कि हम वहां पर जाएंगे तो हमको साउंड की वेलोसिटी कितनी मिलेगी, 320 मीटर पर सेकेंड, मेरा फॉर्मूला ये कहता है। हम वहां पर गए और वेलोसिटी को नापा, जब हमने जाकर वहां वेलोसिटी को नापा तो हमको वेलोसिटी मिली 280। तो न्यूटन का फॉर्मूला सही कि गलत, गलत। तो जब हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो बनाते ही वो सही नहीं हो जाता, हमको क्या करना पड़ता है, प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन के बाद उसके दो, उसकी किस्मत हो सकती है, उसके भाग्य में दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा या फॉल्सिफाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला के प्रेडिक्शन के बाद अगला स्टेप क्या हुआ, वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। उसके बाद तो वेरीफाई अगर हो गया, जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अब तो कई सालों पहले हम बता देते और बिल्कुल एग्जैक्ट बता देते, इसका मतलब उसके जो फॉर्मूले हैं सबका क्या हो चुका है, वेरिफिकेशन, वो वेरीफाइड है। ये वाला वेरीफाइड नहीं हुआ, और न्यूटन इसको कुछ कर भी नहीं पाया, ये गलत था, ऐसे ही रहा। तो न्यूटन की एज खत्म हो गई, टाइम खत्म हो गया। बाद में उनके एक स्टूडेंट थे लाप्लास, उन्होंने बोला कि फॉर्मूला में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के लिए न्यूटन ने किसको प्लेस किया, पी को, जबकि इलास्टिसिटी पी के बराबर नहीं होती है। इसके सामने एक शब्द आता है गामा, वो आप पढ़ेंगे बाद में, गामा क्या होता है, गामा पी के बराबर होना चाहिए। इलास्टिसिटी गामा पी होती है, गामा पी की वैल्यू रख के देखिए तो वेलोसिटी की वैल्यू बिल्कुल ठीक है। अब वो जो प्रेडिक्ट करते थे वही वैल्यू हमको मिलती है। तो ये क्या हो गया, वेरिफिकेशन। तो ये हमारा लास्ट स्टेप
जब वेरिफिकेशन हो जाता है तो हमारी थ्योरी क्या बन गई? साइंटिफिक। तो इस तरह से ये वाले 6 स्टेप करने के बाद हमारी थ्योरी क्या होती है? साइंटिफिक थ्योरी बन जाती है। फिर से पहला स्टेप क्या बोलिए? ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या करेंगे हम? एक्सपेरिमेंट करेंगे, कंट्रोल्ड कंडीशन में करेंगे, अलग अलग ऑब्जर्वेशन करके करेंगे। फिर क्या करेंगे? उसका क्वांटिटेटिव रीजनिंग बताएंगे, क्वालिटी रीजन बताएंगे और क्वांटिटी के रीजन बताएंगे। जब रीजन हमको समझ में आएंगे फिर क्या करेंगे? उसके फॉर्मूलाज बनाएंगे, उसको बोलते मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे। मैथमेटिकल मॉडलिंग हो जाएगी फिर क्या करेंगे? प्रेडिक्शन करेंगे। फिर उसको चेक करेंगे कि वो प्रेडिक्शन सही है या गलत है। अगर सही हो गए, फॉल्स हो गए, साफ सीढ़ी। और चढ़ते चढ़ते लूडो में कहां तक गए? 99 तक। वहां कौन मिलता है? फिर कहां से आओगे? 0। फिर से शुरू करो। अगर फॉल्सिफाई हुआ, और ये चीजें जितने लोगों ने आविष्कार की हैं, हम किसको देखते हैं? जो 100 तक पहुंचा है। जितने लोग 99 तक जाकर 7 से नीचे आए हैं हमने तो देखे नहीं। लेकिन ये मान के चलिए कि 1000 लोग अपने एक्सपेरिमेंट में फेल होते हैं तो एक आदमी पास होता है। लेकिन वो जो पास होता है उसको हम लोग सब पढ़ते हैं। हम लोग न्यूटन को पढ़ते हैं, आइंस्टाइन को पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जो एक्सपेरिमेंट करते थे, उनको हेल्प भी करते थे और वो लोग सबके बारे में पढ़ते थे। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये है वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। ये हमारी साइंटिफिक प्रोसेस है। तो ये आपका एक क्वेश्चन, अभी तक जो क्वेश्चन तैयार हुए, तो व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज साइंटिफिक प्रोसेस, ये दोनों के आंसर आप लिख लेंगे। अब हम तीसरी एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी। न्यूटन बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन अब हमारी साइंस ये कहती है कि जो वो बोल दे वो ब्रह्म वाक्य है। ऐसा नहीं होता। साइंस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो आदमी बोल दे वो फाइनल। ये नहीं है। शुरू में 1000 साल तक लोग बोलते थे कि अर्थ के चारों तरफ सूर्य घूमता है, पृथ्वी हमारी माँ है, ये बहुत बड़ी ताकत है, सूर्य को भी इसकी परिक्रमा करनी पड़ती है। ठीक है, तो सब लोग पृथ्वी की पूजा करते थे और सूर्य को उसका भक्त मानते थे। धर्म की बात थी और कोई पृथ्वी की इंसल्ट नहीं कर सकता। एक आदमी ने क्या बोल दिया, सोक्रेटिस ने, कि सन स्टेशनरी है और अर्थ इसके चारों तरफ घूमती है। क्यों? क्योंकि दूसरे प्लेनेट भी घूमते हैं। खाली 2 प्लेनेट की बात होती तो हम कह सकते दोनों ऐसा घूम रहे हैं, पर सन के चारों तरफ तो 9 प्लेनेट घूम रहे हैं और बीच में सन है। तो उसने क्या दिया कि सन इज स्टेशनरी, अर्थ इसके चारों तरफ घूमती है। उसको मार दिया गया, जहर पीना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय जो लोग वो बात बोलते थे वो अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी थे, उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर उसने, राजा ने बोल दिया कि सन अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो घूमता है। अगर राजा ने बोल दिया कि पृथ्वी फ्लैट है, राउंड नहीं है, तो फ्लैट, वो अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी होती थी। दैट वाज द ओल्ड टाइम। साइंस के साथ क्या डेवलप हुआ? कोई भी अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी नहीं होती है, क्योंकि हम देखते हैं हर कुछ सालों में हम नई चीज डेवलप करेंगे जो कि पुराने प्रिंसिपल से उल्टी होती है। ऐसा हो सकता है, ऐसा बड़ी बातों में भी होता है और ऐसा छोटी बातों में भी होता है। आप बताइए, अगर आपको बुखार होता है तो माँ क्या कहती है, नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए? कुछ नहीं कहते क्या? अब इसे कंफ्यूजन हो रहा है ना। पुरानी थ्योरी ये कहती है कि बुखार होता था तो नहीं नहलाते, जब बुखार उतर जाएगा तब नहलाएंगे, और नहाने से बुखार और बढ़ जाता है, ऐसा बोल के करते थे। दैट वाज साइंस। डॉक्टर भी कहता था। अब थ्योरी क्या चलती है, बुखार हुआ है उसको नहलाओ, पंखा चलाओ और बर्फ लगाओ, टेम्परेचर को बढ़ने मत दो। अब ये थ्योरी है।
इसी तरह से पहले क्या थ्योरी थी कि अगर हमारी उंगली जल गई उसमें पानी मत पड़ने देना, तो गोला पड़ जाएगा, तो पानी मत पड़ने देना। अब थ्योरी क्या है, अगर उंगली जलती है तो जहां पानी दिखता है पानी में डाल दो और पानी में ही रहने दो जब तक वो उसका टेम्परेचर कम नहीं होता है। अब गोला पड़ता है पड़ने दो, बिकॉज दैट विल गिव ए सेफ फिल्म, वो एक सेफ्टी फिल्म बना देता है ताकि उसके अंदर फिर नई स्किन हमारी बनेगी, इसलिए फगोला बहुत जरूरी है। दिस इज न्यू थ्योरी। तो पहले जिसने थ्योरी बनाई थी उसने जानबूझ के गलत नहीं बनाई थी, उसने उसके पहले वाली थ्योरी को करेक्ट किया, इन्होंने इसको करेक्ट किया। इस तरह से कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं होती है। और क्लास 12th में तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। शुरू में लोगों ने कहा लाइट कैसे चलती है और आप पढ़कर आए हैं 3 छेद एक लाइन में है तो लाइट जाती है, नहीं तो नहीं जाती। तो लाइट कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में। न्यूटन ने बोला लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये न्यूटन का प्रिंसिपल था। और न्यूटन के टाइम में ही एक और साइंटिस्ट है, उनका नाम था हाइजन। हाइजन ने क्या बोला कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, लाइट पानी जैसे भरती है। जैसे पानी में एक पत्थर डालो तो पानी की खलबली किधर जाती है, डिस्टरबेंस चारों तरफ फैलता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेव्स। तो लाइट की भी ऐसी वेव्स निकलती है। आप बल्ब जलाइए, वेव्स ऐसे जाएंगे। अगर यहाँ पर हम पानी भरते हैं इधर से पाइप लगा के, ये दरवाजा खोल देते हैं, पानी ऐसा बह रहा है और इस दरवाजे को खोलेंगे तो उस कमरे में पानी जाएगा कि नहीं? जाएगा। उसके बाद हमने उधर का दरवाजा खोला तो उस कमरे में पानी जाएगा कि नहीं? तो पानी मुड़ता है कि नहीं मुड़ता है? मुड़ता है। ठीक है, एक हमने कमरा बनाया, इस कमरे में इधर सनराइज होता है, इधर हमने दीवार बनाया, सुबह सुबह इधर की खिड़की खोली, लाइट आती कि नहीं आती? अच्छा, अब अगर लाइट ऐसा सीधी आती है, इस कमरे में लाइट आ गई, वो वाला कमरा बंद है, वहां पर मैंने खिड़की खोली तो उस कमरे में लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी? तो लाइट कैसा बिहेव कर रही है? पानी जैसा बिहेव कर रही है कि गोली जैसा? पानी जैसा। पानी जैसा। यहाँ लाइट भरी, उस खिड़की को खोला, उस कमरे में भी लाइट चली गई, ऐसे मुड़ के चली गई। तो लाइट मुड़ती है कि सीधी जाती है? मुड़ती है। एग्जैक्ट आंसर यही है, दोनों। तो लाइट में मुड़ने की कला है, मुड़ने का कैरेक्टरिस्टिक है। कैसा कैरेक्टरिस्टिक? जैसा पानी में होता है कि पानी को आप यहाँ भरो, वो सब जगह मुड़ मुड़ के पहुंच जाएगा, सब जगह भर जाएगा। और पानी कैसे चलता है? वेव्स के फॉर्म में चलता है। ये हाइजन ने बोला कि लाइट भी ऐसे ही वेव्स के फॉर्म में चलती है। न्यूटन नहीं माने उस बात को, क्लैश चलता रहता है। न्यूटन बड़े आदमी थे, प्रोफेसर थे, उनकी बात ज्यादा चलती थी। तो जब तक न्यूटन जिंदा थे ये बात नहीं मानी थी। बाद में ये थ्योरी आई, वेव्स थ्योरी। तो हम लोग वेव्स थ्योरी क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं। अगर न्यूटन ने बना दिया तो न्यूटन अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो थ्योरी 2 बार चेंज हो चुकी है। उनकी कॉर्पस्कुलर थ्योरी तो कहां से कहां हो गई, उसके बाद वेव थ्योरी आ गई हाइजन की। हाइजन की वेव थ्योरी ने 100 साल तक राज किया, सब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में इधर उधर। उसके बाद आइंस्टाइन आए, क्वांटम थ्योरी आ गई। क्वांटम थ्योरी ने क्या प्रूव किया? वेव थ्योरी गलत है। वेव थ्योरी से लाइट नहीं चलती है, वो क्वांटम में चलती, पैकेट्स के फॉर्म में। एक बल्ब जलाइए, वहां से पैकेट्स ऐसे जाते, लाइट जाएंगे, दीवार में जाके पैकेट फैलेगा और वो दीवार में लाइट हो जाएगी। क्या प्रूफ है? प्रूफ ये है कि लाइट हमको बीच में तो दिखती नहीं। कहाँ दिखती है? वहां पर है और वहां पर है। यहां से पैकेट जाता है तो वहां जाके फूटेगा तो वो जगह दिखेगी। अगर आप इसको यहां से हटा दें तो यहां कुछ नहीं दिखेगी। फिर कहाँ क्या जगह हमको दिखेगी? जहां वो पैकेट जाके फूटेगा, अगली जगह। बात समझ में आती है? तो लाइट कैसे जाती है? क्वांटम्स, उसको फोटॉन्स कहते हैं। वो थ्योरी चली, वेव थ्योरी फिर ऐसे बेसिक। अब इसमें कंडीशन क्या बनी? दैट देयर इज नो फाइनल थ्योरी एंड देयर इज नो अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी इन साइंस। इसलिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए। और यही मैं कोशिश हम ये करते हैं कि क्लास में कोई भी बच्चा कोई क्वेश्चन करता है तो वो क्वेश्चन कभी भी हंसने लायक नहीं होता है।
हंसने लायक कोई चीज नहीं होती है, उस क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। और साइंस में स्पेशली वी मस्ट हैव आंसर फॉर एवरीथिंग। आप कितना भी जैसा भी क्वेश्चन करिए वो क्वेश्चन फुलिश नहीं होता है। और हमको हमेशा नए थॉट्स के लिए तैयार रहना चाहिए और नए थॉट्स आते हैं, और ऐसे ही साइंस आगे बढ़ती है। ये साइंस के आगे बढ़ने का तरीका है। ओके, अब इसके बाद हम लेते हैं अगली चीज, साइंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो साइंस को अभी हमने मोटे मोटे 3 टाइप्स में बांटा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये आप लोग सब जानते हैं। अच्छा, उसमें अब हम क्या पढ़ने आए हैं? फिजिक्स। तो देखिए फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। फिजिक्स की डेफिनेशन बहुत आसान है। हमारे आसपास जितनी चीजें दिखती हैं हमने उनको देखना है और उनके नियम की स्टडी करनी है कि वो कैसे काम करती है। ये फिजिक्स है। हमारे आसपास जो चीजें उसको क्या बोलते हैं? नेचर। सो व्हेन वी स्टडी द लॉज ऑफ नेचर, दैट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स हमको नेचर के बारे में, उसके लॉज के बारे में बताता है। ये फिजिक्स हुआ। तो फिजिक्स की डेफिनेशन आप याद करेंगे, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन में आता है। उसके बाद प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स में प्रिंसिपल थ्रस्ट क्या होते हैं, कौन से 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, 5 मिनट और। तो प्रिंसिपल थ्रस्ट देखिए, सबसे पहला थ्रस्ट है यूनिफिकेशन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय थ्रस्ट एरियाज इन फिजिक्स। थ्रस्ट एरिया से आप आपको क्या बताना चाहते हैं? तो हमारा आंसर है थ्रस्ट एरियाज मीन्स इंपॉर्टेंट एरियाज। हाउ डू वी स्टडी फिजिक्स, हाउ डू वी अंडरस्टैंड फिजिक्स, फॉर दैट विच आर द इंपॉर्टेंट एरियाज, दोज एरियाज आर नोन एज थ्रस्ट एरियाज। जैसे हमने आपको बोला कि ट्रेन से जाना और ट्रेन को रोकना या चढ़ाना ड्राइवर को सिखाया जाता है, तो उसका थ्रस्ट किस पर रहता है कि सामने सिग्नल लाल है कि हरा। कलर ऑफ द फ्लैग उसका थ्रस्ट एरिया है। अगर लाल देखेगा तो रुकेगा, हरा देखेगा तो चलेगा, तो उसका थ्रस्ट एरिया है। तो जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमारा फिजिक्स पढ़ने का तरीका क्या है, हमारे थ्रस्ट एरियाज क्या है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, या तो हाफ ईयरली में आएगा या ईयरली में आएगा। तो थ्रस्ट एरियाज में हमारे 2 थ्रस्ट एरियाज हैं, ये आप याद रखेंगे। 1 इज यूनिफिकेशन, 1 इज रिडक्शन। तो सबसे पहले यूनिफिकेशन क्या होता है? यूनिफिकेशन, फिजिक्स को जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमारा थ्रस्ट रहता है, हमारा नियम या हमारी कोशिश रहती है कि फिजिक्स को हम इजी से इजी बनाएं। इट शुड बी एज इजी एज पॉसिबल। इजी बनाने का तरीका क्या है? इजी बनाने का तरीका क्या है कि हम आपको बताएं कि फिजिक्स में लॉज होते हैं जिनके कारण हमारा नेचर कंट्रोल होता है, उसके कारण हमको अलग अलग चीजें नेचर में दिखती है। कितने लॉज होते हैं? हमने कहा 1000 याद करो, तो बड़ा मुश्किल है याद करना। अगर हमने कहा 100 तो आप कोशिश कर सकते हैं, इजी लगेगा। अगर हमने कहा 10 ही लॉ होते हैं, उस 10 लॉ से ये सारी चीजों को आप समझ सकते हैं, और अच्छी बात है। अगर हम बोले कि भैया 1 ही लॉ होता है, उसी लॉ से सब चलता है, और उसी लॉ को लगाने के तरीके अलग अलग, तो बहुत ही अच्छी बात है, और हम यही कोशिश करते हैं। हो गया सर? आप निकलेंगे, मैं आ रहा हूं 2 मिनट। ओके, तो एक लॉ से हम अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। कैसे? एक लॉ बनाया ग्रेविटेशन, सिर्फ एक लॉ। क्या? जिन 2 चीजों में मास होगा वो एक दूसरे को खींचेगी। ये कौन सा लॉ हो गया? ग्रेविटेशन। इससे हमने क्या क्या समझाया? हम एक बगीचे में बैठे हैं, एप्पल नीचे गिरा, हमने समझा दिया, कौन सा लॉ लगाया? ग्रेविटेशन। और सन के चारों तरफ घूमती है, उसको छोड़ के ऐसे चली नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? सन खींच के रखता है। किस फोर्स से? तो हमारा जो साल भर चलता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये होता है, और बार बार एक ही चीज रिपीट होती है, इसके पीछे कौन है? ग्रेविटेशन।
एक ही लॉ, क्या दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि चंद्रमा जब पूर्णिमा होती है, फुल मून डे होता है, तो हमारे समुद्र का जो पानी है वो ऊपर उठ जाता है। हम देखते आ रहे हैं सैकड़ों लाखों सालों से, हमने उसको एक्सप्लेन किया, क्या लॉ बताया, ग्रेविटेशन। तो हमने ऐसे 100 चीजें एक्सप्लेन की एक ही लॉ से। कौन सा लॉ, ग्रेविटेशन। इसी तरह से अगर हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का लॉ बताते हैं तो मैं आपको हजारों चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर मैं चौक से इस पर लिखता हूं तो चौक इसको पकड़ लेती है, क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अगर मैं आगे चलने की कोशिश करता हूं तो पहले एक पैर को जमीन पर रखता हूं और पीछे ढकेलता हूं, मेरा पैर पीछे नहीं जाता। अगर जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा, पैर फिसल गया। पैर पीछे नहीं जाता तब मैं दूसरा पैर आगे बढ़ाऊंगा। मैं चलता हूं तो ये जो फोर्स लगा, कौन सा फोर्स लगा, हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये वाला फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस तरह से इलेक्ट्रिकल फोर्स के हम आपको 50 एग्जांपल दे सकते हैं। इसको हमने ऐसे रगड़ा और एक पेपर को यहाँ रखा, ऐसा किया, इसने इसको उठा लिया। कौन सा फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आपने बोला दो ही लॉ तो हमको पढ़ने पड़े, कौन कौन सा, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक। और कितनी चीजें एक्सप्लेन हुई, हजारों। दुनिया की हर चीज हम एक्सप्लेन कर लेते हैं सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो फिजिक्स आसान हो गई कि डिफिकल्ट, आसान। हमने क्या किया, 1000 फिनोमिना को रिड्यूस करके कितने लॉ से एक्सप्लेन कर दिया, 2 लॉ। दिस इज रिडक्शनिज्म। हमने रिड्यूस किया 1000 चीजों को कितने में, 2। दिस इज रिडक्शन। और अच्छा लगा कि नहीं, आसान किया। तो ये हमारा फिजिक्स का थ्रस्ट एरिया है कि हम क्या करें, रिडक्शनिज्म करें। इसीलिए हम चाहते, तो आइंस्टाइन ने बहुत कोशिश की कि इस दुनिया में 2 फोर्स भी ना रहे। कितने फोर्स रहे, एक। ऐसा एक कौन सा फोर्स है जो इस दुनिया को चलाता है, ऐसी एक कौन सा फिनोमिना है। तो आइंस्टाइन ने बोला कि सिर्फ एक फिनोमिना है और वो फिनोमिना है वेलोसिटी। उस वेलोसिटी के कारण सब कुछ होता है। ग्रेविटेशन का फोर्स भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, सब चीजें वेलोसिटी के कारण होती है। और उसे समझाने की कोशिश भी की। जैसे ये एक कोन है, इस कोन के अंदर यहां पर हमने एक बॉल रखा, कोन की स्पीड को बढ़ाया, बॉल किधर जाएगा, ऊपर। कोन की स्पीड को कम किया, किधर जाएगा, नीचे। अभी हम ऊपर नीचे किसके कारण मानते हैं, ग्रेविटेशन के कारण। उसने बोला किसके कारण है, स्पीड के कारण, स्पीड के कारण। समझ आता है, हमको भी आता है। इसी तरह से स्पीड के बेसिस पर उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ाई। आप बड़े होंगे, पढ़ेंगे, नेट पे देखिए, स्ट्रिंग थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी। उन्होंने बताया कि जितनी भी चीजें हो रही हैं सब स्पीड के कारण हो रही हैं। और एक ही चीज, लेकिन उसको हम लोग नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि अभी तक उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं, उस पर प्रेडिक्शन नहीं, और साइंटिफिक मेथड के कारण अभी तक वो अधूरा है। तो स्ट्रिंग थ्योरी एमएससी में पढ़ाई जाती है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अभी आप लोग के 11th-12th तक नहीं आई है, क्योंकि उसमें कुछ कमियां हैं। ओके, तो ये चीज क्या है, रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शनिज्म के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे, टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिना इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम लॉस। कम से कम लॉस को यूज करना, ये क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन। सॉरी, रिडक्शनिज्म और यूनिफिकेशन, ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये क्या था, रिडक्शनिज्म। फिर से मैं थोड़ा इसको आपको क्लियर करना चाहूंगा। यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, इन दोनों को अलग अलग करना है। यूनि मतलब क्या, एक लॉ के बेसिस पर बहुत सारी चीजों को समझाना, ये क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन, एक लॉ। ठीक है, दिस इज यूनिफिकेशन। और लिखा क्या है ये, these are to explain different phenomena in nature on the basis of one or the minimum laws. ये है यूनिफिकेशन। तो रिडक्शनिज्म क्या हुआ, रिडक्शनिज्म के लिए समझिए एक चीज कि हमसे बोला गया कि कोयले से पावर बनती है, इलेक्ट्रिसिटी।
कैसे बनती है? तो एक बहुत बड़ा प्लांट लगा है, उस प्लांट के 10 डिपार्टमेंट है। उस सब से पार होने के बाद 10 है कि 100 है, वो पार होने के बाद फिर जाके हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अगर हम उसको समझना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उस प्लांट के छोटे छोटे अलग अलग प्रिंसिपल वाले प्रोसेस को समझते हैं। कहीं प्रोसेस लगी है, हीट लगने से स्टीम बनती है। दूसरी जगह प्रोसेस लगती है कि जब स्टीम एक्सपैंड होती है या टरबाइन पर पड़ती है तो उसका एनर्जी ट्रांसफर होता है, टरबाइन चलती है, एनर्जी ट्रांसफर का प्रिंसिपल है, हम जानते हैं। तीसरा क्या लगा है कि जब टरबाइन चलता है तो उससे कनेक्टेड मोशन होता है और जनरेटर चलता है, उसको भी हम जानते हैं कनेक्टेड मोशन को। फिर क्या है कि जब जनरेटर चलता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है और उसके कारण उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा, 10 चीजें हमने पढ़ी, सबको मिला दिया तो क्या हुआ, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने किया क्या, एक इतनी लंबी प्रोसेस को छोटे छोटे टुकड़े में रिड्यूस कर लिया और उसको समझ लिया। तो एक बड़ी प्रोसेस को छोटा करना, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना और उसको समझना, ये हमारा एक थ्रस्ट एरिया है फिजिक्स को पढ़ना। और इस थ्रस्ट एरिया को कहते हैं रिडक्शनिज्म, बड़ी प्रोसेस को छोटा करना। ये क्या है, रिडक्शनिज्म। बहुत सारे फिनोमिना को एक यूनिट लॉ में पढ़ना, दैट इज यूनिफिकेशन। सारे लॉज को इकट्ठा करके एक यूनिट में हमने पढ़ लिया। ग्रेविटेशन में इतनी सारी चीजें, ग्रेविटेशन से इतने सारे फिनोमिना, इलेक्ट्रोस्टैटिक से इतने सारे फिनोमिना, मैग्नेटिक लॉ से, ऐसा करके पढ़ लिया। तो हम कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं, यूनिफिकेशन। क्या कर रहे हैं, यूनिफिकेशन, ये याद रखिए। तो जब हम बहुत सारे फिनोमिना एक लॉ से पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफिकेशन। एक प्रोसेस को छोटे छोटे में रिड्यूस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये होता है रिडक्शन। तो थोड़ी सी बात समझ में आती है, ओके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे फिनोमिना के लिए कम से कम लॉस। ये क्या है, यूनिफिकेशन। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को अलग अलग टुकड़ों में समझना, ये क्या चीज है, रिडक्शन। किसको रिड्यूस किया हमने, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया, छोटे छोटे प्रोसेस बनाए, ये है रिडक्शन। यूनिफिकेशन और रिडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगली क्लास में आप याद करके आएंगे व्हाट इज यूनिफिकेशन, व्हाट इज रिडक्शनिज्म। जो शब्द इसमें लिखे उसी को याद करें। इसके साथ इसके पीछे ये एक चार्ट लगा, इस चार्ट में आप क्या देखते हैं, किस टेक्नोलॉजी में कौन सा फिजिक्स का सिद्धांत लगा और उसके नीचे दिया है किसने कौन सी खोज की। नीचे वाला चार्ट दिखता है, किसने कौन सी खोज की, ओके। इसमें से मेन आप याद करके लाइए अगली क्लास में, ठीक है। और ये जो बाकी चीजें हैं ये हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। कंजर्वेशन लॉस क्या होते हैं फिजिक्स में और बेसिक चीजें क्या, बस ये दो ही लेक्चर का ये टॉपिक है और उसमें खत्म हो जाएगा। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस का क्या मतलब है, हमने बहुत सारे फोर्स देखे हैं। एक इंजन ट्रेन पर फोर्स लगाता है, ट्रेन आगे बढ़ती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ग्राउंड पर फोर्स लगाते हैं। जब एक कार चल रही है और हमने उसका इंजन बंद कर दिया तो थोड़ी देर में कार रुक जाती है, जैसे कि किसी ने पीछे से फोर्स लगा के खींच लिया। एक स्प्रिंग को हम ऐसा पकड़ते हैं और वो हमको ऊपर खींच लेता है क्योंकि वो तना हुआ था, वो हम पर फोर्स लगाता है। बाद में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को हमने भेजा एक तार में, वो तार इस पंखे में है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल चार्ज को भेजते हैं पंखे पे ऐसा फोर्स लगता है कि वो गोल घूमने लगता है, वो कहीं जाता नहीं है, वही गोल घूमने लगता है। ये भी एक फोर्स है। हमारे आसपास इस तरह के बहुत सारे फोर्सेस हैं। कहीं भी आप देखिए कोई ना कोई चीज दूसरी चीज पर फोर्स लगा दी। तो हमने याद किया एक स्प्रिंग का फोर्स है,
एक फ्रिक्शन का फोर्स है, एक इंजन का मैकेनिकल फोर्स है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इस तरह से 50 सैकड़ों तरह के फोर्स हैं। अगर इतने सारे फोर्सेस को हम पढ़ते हैं, इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और फिजिक्स में हमारा पर्पस क्या है? चीजों को आसान करना, इजी करना। तो हमने यूनिफिकेशन का प्रिंसिपल लगाया और ढूंढते चले गए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो तरह के फोर्स को हम लोग जो अलग अलग स्टडी कर रहे हैं वो बेसिकली एक ही तरह का फोर्स हो। अगर ऐसा है तो उस फोर्स के नियम पढ़ लेते हैं, दोनों के नियम पढ़ लेते। तो ऐसा करके हम क्या किए? फोर्सेस को कम करते चले। जैसे हमने एक फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर एक ऑब्जेक्ट के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज बन जाता है, और अगर इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज, और दो बॉडी इनके बीच में एक फोर्स लगता है। हमने देखा ये फोर्स होता है और ये बड़ी जोर से एक दूसरे को खींच लेते हैं। इस फोर्स के अब हमने ढूंढने शुरू किए हमारे नेचर में। हमने क्या किया? ये वाला पेन लिया, पेन को ऐसे रगड़ा, पेन को क्लॉथ पे रगड़ के हमने एक पेपर के छोटे से टुकड़े के ऊपर रखा, ये ऐसा खींच लेता है। हम देखते हैं कंघी करते हैं, कंघी खींच लेती है। ये क्लिंग है, तो हमको मालूम है कि ये फ्रिक्शन से एक फोर्स पैदा हुआ और ये फोर्स ने इसको खींचा। तो हमने इसको उसी से एक्सप्लेन किया कि जब हमने ऐसा रब किया तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ये बन गया नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव को हम कहीं ले जाते हैं, ये फोर्स लगाता है, इसलिए पेपर को खींचता है। तो हमको नया फोर्स निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है? इसी तरह से जब हम ग्राउंड पर चलते हैं तो फ्रिक्शन होता है। तो सबने बोला कि फ्रिक्शन का फोर्स एक अलग फोर्स होना चाहिए नेचर का। तो हम तो फोर्सेस को कम से कम करना चाहते थे। हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारी सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमने ये ब्लॉक को रखा। सरफेस के ऊपर इस ब्लॉक को रख के जैसे ही हम इस पर फोर्स लगाते हैं, ये ब्लॉक आगे चलना चाहता है। आगे चलने के लिए क्या होता है? ये नीचे की सरफेस है, ये ऊपर का ब्लॉक है, ऐसा रखा। जैसे ही रखते हैं इसके इलेक्ट्रॉन के बीच वाले गैप में घुस जाते हैं। उसके बाद हमने इसको धक्का दिया, ये जैसे ये धक्का देते ये इलेक्ट्रॉन फंस जाते हैं। अगर ये फंस गए, हमारा पुश जोर से है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास आ जाएगा। इसका चार्ज कैसा हो गया? नेगेटिव। इसका चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो कि हम पहले बोल चुके हैं। नेचर में एक फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिकल। ओके, तो इस इलेक्ट्रिकल फोर्स से इसने इसको खींच के रखा है। हम जोर लगाते हैं, देखते हैं कि इस ब्लॉक को आगे करने में हमको जोर लगाना पड़ रहा है। क्यों जोर लगाना पड़ रहा है? क्योंकि ये इसको पीछे खींच के रखता है। इसके पास कौन सी ताकत है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हम अपनी मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। अगर हमारा फोर्स ज्यादा होगा तो वो चीज वहां पर आगे खिसकते जाएगी। ओके, लेकिन इसने इस पर जो फोर्स लगाया, वो फोर्स का नेचर कैसा है? उसका नेचर है इलेक्ट्रिकल। क्यों? एक प्लस बना था और एक माइनस बना था। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, हो सकता है जल्दी से आप यकीन नहीं करें, पर आप पढ़ेंगे फ्रिक्शन के चैप्टर में दैट फ्रिक्शन इज ए बेसिकली इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हमने 50 चीजें आपको एक्सप्लेन की। जैसे ये चौक में बहुत सारे पार्टिकल हैं। जब मैं ऊपर वाले पार्टिकल को पकड़ता हूं तो नीचे वाला पार्टिकल नीचे नहीं गिरता। इसको तो अर्थ खींच रही है पर नहीं गिरता। इन सब ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ। अब मैंने क्या किया? इस चौक को यहां ऐसे रब किया। इतने सारे पार्टिकल इस चौक को छोड़ के इस बोर्ड के साथ में चिपक गए। तो ये कौन सा फोर्स है? हमको एक्सप्लेन करने को बोला और हमने वही थ्योरी लगाई जो मैंने आपको बताया। ये चौक, ये बोर्ड, ये रखा और ऐसे रब किया। रब करने से क्या होगा? अगर इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो इसके पास कौन सा चार्ज? नेगेटिव। इसके पास, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कहते हैं? अट्रैक्ट। इसने अट्रैक्ट करके रख लिया।
इतनी जोर से अट्रैक्ट किया कि उस पार्टिकल ने बाकी चौक को छोड़ दिया, बाकी चौक को छोड़ दिया और वहां चिपका हुआ रह गया, क्योंकि उसने बड़े जोर से अट्रैक्ट किया। हमने ये देखा कि ब्लैक बोर्ड होने से चौक को बड़े अच्छे से अट्रैक्ट करता है। ऐसी भी चीजें होती हैं जो नहीं अट्रैक्ट करती, जैसे पॉलीथीन लगाइए और चौक से लिखिए तो चौक इसके पास जाती है? नहीं जाती। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकता। लेकिन चौक का बोर्ड पर लिखना, ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस तरह से आप जितनी भी चीजें बताएंगे मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इस दुनिया में कितना फोर्स है? एक ही तो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिससे सारा काम हो रहा है। ठीक? लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। किस तरह की चीजें हैं? जैसे अर्थ में समुद्र है, या एक बड़ी सिंपल सी चीज, पेड़ से एक एप्पल टूटता है और नीचे गिरता है, इसमें कौन सा फोर्स लगता है? इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से नहीं एक्सप्लेन कर पाते, तो हम बोलते भैया एक और तरह का फोर्स है। वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन। फिर एक फोर्स वो है जिससे सूर्य अर्थ को अपनी तरफ खींच कर रखता है। अर्थ ऐसे जा रही है सीधा, लेकिन सन ने इसको खींचा तो ये ऐसा मुड़ गई। फिर ऐसा सीधा जा रही है, सन ने फिर खींचा, फिर मुड़ गई। फिर सीधा जा रही है, सन ने खींचा, फिर मुड़ गई। अल्टीमेटली कैसे चलती है? और लगातार इसको कौन खींच रहा है? सन। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो। अब हम कहते हैं, फिर से हमने बताया कि ये वाला फोर्स कौन सा? एक मास दूसरे मास को खींच रहा है और उसका नाम हमने रखा ग्रेविटेशन। तो ये ग्रेविटेशन का फोर्स है। अब बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे समुद्र में पूर्णिमा के दिन पानी ऊपर उठ जाता है, ज्वार भाटा आता है जिसको टाइड्स आते हैं। टाइड्स में, ज्वार भाटा में पूर्णिमा वाले दिन पानी ऊपर उठ जाता है, अमावस्या वाले दिन अपने लेवल पे रहता है नीचे। ऐसा क्यों होता है? जब और कोई रीजन समझ में नहीं आया तो शास्त्रियों ने बताया कि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा? पूर्णिमाशी वाले दिन लगेगा। तो पूर्णिमा को उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ पर फोर्स लगता है। अर्थ सॉलिड होती है तो सॉलिड चीज तो उठ नहीं सकती, पर लिक्विड तो उठ सकता है। तो लिक्विड कोशिश करता है, जब ऐसे उठता है तो चंद्रमा के फोर्स के कारण अगर फोर्स नहीं होता तो लहर यहाँ तक उठती, फिर नीचे जाती, फिर ऐसे उठती, फिर नीचे जाती। अगर चंद्रमा ने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया तो जो ये यहाँ तक जा रही है और ऐसा चली जाएगी, क्यों? चंद्रमा खींच रहा है ऊपर से। इसलिए लहरें कैसी हो जाती है? ऊंची हो जाती है। दैट इज नोन एज टाइड। तो इसके पीछे कौन सा फोर्स हुआ? ग्रेविटेशन का। इस चीज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसी तरह से चौक का बोर्ड पर चिपकना ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अर्थ नीचे खींच रही है पर ये चौक नीचे नहीं गिरती है, बोर्ड के साथ चिपकी हुई है। अब बोर्ड का मास तो बहुत कम है, अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है, फिर भी अर्थ उसको नहीं खींच पाता। अब इसको हमने किससे एक्सप्लेन किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक से किया। और हमने ये बताया, प्रूफ करके बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 to the power 30 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जहां पर आएगा वहां ग्रेविटेशन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस दुनिया में चारों तरफ हमको ग्रेविटेशनल फोर्स के फिनोमिना ज्यादा दिखते हैं। सन के अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, चंद्रमा से टाइड्स उठ रहे हैं, ये सब ज्यादा हमको विजिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीजन आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। बेसिकली हर चीज न्यूट्रल होती है, इसके पास चार्ज है ही नहीं। अगर इसके पास नेट चार्ज नहीं है तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। और ग्रेविटेशन में मास बहुत बड़े बड़े होते हैं। अर्थ का मास बहुत बड़ा है, सन का मास बहुत बड़ा है, इसीलिए पर केजी थोड़ा थोड़ा फोर्स भी लगाएगा तो टोटल मिला के फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स विजिबल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विजिबल नहीं होता। तो अब हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में जितने फिनोमिना हो रहे हैं, हम हर फिनोमिना को रिड्यूस करके या लाकर उसको क्या बता देते हैं कि भैया ये तो या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल, हर चीज को हमने बता दी। तो इस दुनिया में कितनी तरह के फोर्स?
दो तरफ, क्योंकि जहां फोर्स लग रहा है उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक है या ग्रेविटेशन। तो दो ही फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन। बाद में 1950 के आसपास हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा। छोटा मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के अंदर और एटम होते हैं, एटम के अंदर और न्यूक्लियस होता है और भी छोटा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्रोटॉन के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तीसरे के पास भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स वाले बड़े चक्कर में पड़ गए कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं और बहुत जोर से रिपेल करते हैं। फिर ये प्रोटॉन ऐसा भाग क्यों नहीं जाते, एक ही जगह बंधे हुए कैसे हैं? कौन सा फोर्स है जो उनको बांध कर रखता है? मास तो उनमें नहीं के बराबर है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स उनके पास नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है क्योंकि एक प्लस और एक माइनस भी नहीं है, सारे प्लस ही प्लस है जो कि एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो उनको बांध के रखता है? कोई जवाब नहीं था। तब हमको मजबूरन एक तीसरे फोर्स के बारे में सोचना पड़ा कि जरूर एक तीसरा फोर्स है जिसको अभी तक हम नहीं जानते, तो हमने उसका नाम रख दिया। कहां पर काम करता है ये फोर्स? न्यूक्लियस में काम करता है, तो इसका नाम हमने रख दिया न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। और अपने से हमने कल्पना कर दी कि भैया न्यूक्लियस के अंदर जो दो पार्टिकल होते हैं उनको आपस में चिपकाने वाला एक फोर्स होता है, उसका नाम क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। अब वो कितना होता है? तो हमने बोला बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों? प्लस और प्लस एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स के कारण ये दोनों चिपके हुए हैं। तो कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रांग? न्यूक्लियर। तो हमने लिख लिया, हमने कल्पना की, हमने बनाया, हमने देखा नहीं। पर इस चीज को सोचकर हमने डिजाइन क्या कर दिया, दैट न्यूक्लियर फोर्स आर 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब डिसाइड हो गया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा? न्यूक्लियर। उससे कम इलेक्ट्रोस्टैटिक, उससे कम ये तीन फोर्स हो गए। बाद में जब न्यूक्लियस के बारे में और सारे एक्सपेरिमेंट हुए और बहुत सारी चीजें हम समझते गए, तो हमने देखा कि न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। जब रेडियो एक्टिविटी होती है, उन पार्टिकल्स के बीच में भी आपस में एक फोर्स होता है। वो न्यूक्लियर फोर्स जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, पर होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो भी न्यूक्लियर के नेचर का ही होता है। तो उसको हमने उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी स्टडी की और हमने देखा ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और वो न्यूक्लियर फोर्स जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स भी नहीं। बाहर आके भी वो लग रहा है दोनों पार्टिकल्स पे, तो उसका नाम भी हमने रखा न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि वो न्यूक्लियर के मेंबर के बीच में लगता था, लेकिन वो वीक होता था, तो उसका नाम रखा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारे फोर्सेस दो कैटेगरी के हो गए, एक वो जो आंख से दिखते हैं, दूसरा वो जो आंख से नहीं दिखते। आंख से नहीं दिखते वो कौन से? जो न्यूक्लियस के अंदर काम करते हैं। दोज आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। लेकिन इस दुनिया में जो दो फोर्स दिखते हैं वो कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन। टोटल कितने फोर्स हो गए? सो देयर आर 4 बेसिक फोर्सेस इन आवर नेचर। वन इज ग्रेविटेशनल। अब हम एक एक को स्टडी कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज क्या है, किसके कारण होता है? आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स मास के कारण होता है। किसके कारण होता है? मास। अच्छा, नंबर 1। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर क्या होता है? वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इट इज ओनली अट्रैक्टिव। अच्छा, कंपेयर करते जाते हैं, दोनों स्टडी हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉज क्या होता है? आंसर है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। और ग्रेविटेशन का ओनली अट्रैक्टिव। इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोथ आर लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब हजारों मील तक ये अपना इफेक्ट रखते हैं। जैसे
सन अर्थ पर फोर्स लगाता है, लेकिन सन से अर्थ का डिस्टेंस लाखों मील दूर है, फिर भी वो फोर्स लगा लेता है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस होते हैं उसके फोर्स की लिमिट बहुत दूर तक होती है। सो वी कॉल देम लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पर फोर्स लगाता है। अगर इन दोनों के बीच में एक न्यूट्रॉन आ गया तो प्रोटॉन प्रोटॉन का डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स लगाना ही बंद कर देते। क्यों? क्योंकि उसकी लिमिट उतनी है कि वो 10⁻⁻15 मीटर तक काम करता है। अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस हुआ तो काम नहीं करता। ऐसे को क्या बोलेंगे? शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेस। तो लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेस न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर दोनों, शॉर्ट डिस्टेंस। ये बात समझ में आई? तो ये होते हैं। अच्छा, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्स क्या होता है? सेंटर टू सेंटर लाइन पे काम करेंगे, दैट इज वन थिंग। दूसरा, इस फोर्स का जो इफेक्ट होता है, आगे जाके हम वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने जाना है, छत तक जाना है, हमको कुछ वर्क करना पड़ता है। फोर्स के अगेंस्ट जाते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क करना पड़ता है। अब अगर हम इस रास्ते से जाएंगे हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, इधर से जाके ऐसे आएंगे उतना ही वर्क करना पड़ेगा, इधर से जाके ऐसे जाएंगे उतना ही वर्क करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी ग्रेविटेशनल फोर्स में होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में होती है, फ्रिक्शन के फोर्स में नहीं होती है, मैग्नेट के फोर्स में नहीं होती है। तो ये जो दोनों फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों कहलाते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और सेंट्रल फोर्स। क्यों? क्योंकि इनमें किसी भी रास्ते से जाइए, दो पॉइंट के बीच हमको वर्क उतना ही करना पड़ता है, किसी भी रास्ते से। तो ये इनकी एक प्रॉपर्टी हो गई, ये कंजर्वेटिव होते हैं। स्ट्रेंथ के मामले में आप पहले बता चुके हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, उससे कम, उससे कम, उससे कम। ओके, ये सारी चीजें हो गई। दीज आर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के ये हमको दिए गए हैं चार प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की प्रॉपर्टीज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये प्रॉपर्टीज आप याद कर लेंगे। किसी का क्वेश्चन दो तरह से आते हैं, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फोर्स और दिस फोर्स, या कंपेयर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो दोनों की सिमिलैरिटी बताते हैं। बोथ आर लॉन्ग डिस्टेंसेस फोर्सेस एंड व्हाट इज द डिफरेंस? Gravitational is only attractive while electrostatic is repulsive as well as attractive. दोनों इस तरह से सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटी ये दोनों इसमें बताए जा सकते हैं। बहुत ब्रीफ में ही आपको बताना है, क्योंकि ये कभी भी 1 मार्क या 2 मार्क से ज्यादा का नहीं आता। 2 मार्क आता है तो 4 सेंटेंस ही आपको लिखने, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इसीलिए इतना ही नॉलेज चाहिए जितना मैं नोट्स में लिख के आपको दे रहा हूँ, और ज्यादा नहीं। तो ये है बेसिक फोर्सेस इन द नेचर। अब इसके बाद फिजिक्स की अगली चीज हम देखते हैं। फिजिक्स की जो हम स्टडी करते हैं वो किसकी स्टडी है? आंसर है नेचर की स्टडी। फिजिक्स की स्टडी किसकी? फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? नेचर, अपने चारों तरफ का। ठीक है, तो ये समझिए फिजिक्स कोई ऐसा टेक्निकल या कोई ऐसी चीज नहीं है जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ऐसा नहीं है। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको हम नेचर कहते हैं, और वो सब कुछ जो हो रहा है उसके नियमों को हम समझने की कोशिश करते हैं। वही जो हमारे नेचर के नियम है, इसी को क्या कहते हैं? फिजिक्स। सो द नेचुरल लॉज आर डिफाइंड इन फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स में कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो फंडामेंटल लॉज कहलाते हैं, बेसिक लॉज कहलाते हैं, और वो हमने पढ़ा, और उसके बारे में हम ये बता सकते हैं कि हमारे नेचर में जितनी प्रोसेसेस हो रही हैं, जितने फिनोमिना हो रहे हैं,
उसके पीछे कुछ फंडामेंटल लॉज हैं। उन लॉज को अगर हम समझ लें तो हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दुनिया में ऐसा क्यों होता है। उस लॉ के कारण कुछ फंडामेंटल लॉज हैं। वो लॉज कभी भी झूठ नहीं होते। अगर कोई ऐसी चीज हो रही है जो उस लॉज के मुताबिक नहीं है तो वो चीज नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी नहीं दें और उसको वर्क करने को बोलें तो वो वर्क नहीं कर सकते। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। जब तक आप एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो वर्क नहीं कर सकती। जब तक आप कार में पेट्रोल नहीं डालेंगे नहीं चलेगी। वेरी सिंपल। धक्का मार के चलाइए, चलेगी। क्यों? हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन एनर्जी तो देनी पड़ेगी, उसके बिना वर्क नहीं। तो ये बड़ा बेसिक नियम है और फिजिक्स के सब नियम ऐसे ही बेसिक नियम। क्योंकि जब मैं आपको कोई नियम बताऊंगा, कोई चीज बताऊंगा तो आप बोलेंगे इसमें नया क्या है, ये तो हम जानते हैं। और वाकई फिजिक्स को आप पूरा जानते हैं, सिर्फ उसको तरीके से लिखने की जरूरत है। हर चीज को आप बोलेंगे ये तो बहुत सिंपल है। ये फिजिक्स पढ़ने का असली मेथड है। तो अब हम फंडामेंटल लॉज की तरफ आते हैं। ओके, पहले कुछ लॉज हमको मिलेंगे विच आर नोन एज, व्हाट वी आर स्टडीइंग नाउ इज फंडामेंटल लॉज। फंडामेंटल लॉज इन फिजिक्स। पहला लॉ हम इसमें पढ़ते हैं वो है कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन मतलब किसी चीज का नहीं बदलना, कंजर्व होना, सुरक्षित रहना, नहीं बदलना। तो कंजर्वेशन लॉज इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी फिजिक्स की क्वांटिटीज हैं जो नहीं बदल सकती हैं। कंजर्वेशन लॉज की बेसिक लाइन है, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर इट कैन बी क्रिएटेड। ना तो हम उसे बना सकते हैं ना हम उसे नष्ट कर सकते हैं। जैसे मास, मास हम क्रिएट नहीं कर सकते, नेचर ने बनाया हुआ है और हम उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, यहां से उठा के यहां रख सकते हैं, यहां से उठा के यहां रख सकते हैं। हम सिर्फ उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका मास आप डिस्ट्रॉय कर सके। हम जो करते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर इसका मास कम हो गया तो जरूर किसी दूसरी जगह का मास बढ़ गया। अगर मैं ये कहूंगा कि इसका मास क्या मैं कम नहीं कर सकता, ऐसा तो हो गया, मास कम हो गया, लेकिन इस तोड़ा हुआ कहाँ आ गया, मेरे साथ, तो मेरे इस हाथ का मास बढ़ गया। दोनों का टोटल करो, वही का वही आएगा। वही का वही होना इज कंजर्वेशन। कंजर्व करना मीन्स क्वांटिटी का वही रहना, नहीं बदलना। तो अगर आप इसके मास को कम करेंगे तो उस मास को कहीं ना कहीं तो रखेंगे, जहां रखेंगे उस चीज का मास बढ़ जाएगा, सो मास इज कंजर्व। तो ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल चार्ज का होता है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को यहां से तोड़ते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। तो हमने बोला हमने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया, लेकिन साथ ही साथ आपने क्या कर दिया, इसको तोड़ा, तोड़ के इस हाथ में रखा, इसमें क्या क्रिएट हो गया, माइनस। आप अकेले पॉजिटिव क्रिएट नहीं कर सकते, साथ में क्या क्रिएट करना पड़ता है, माइनस। और दोनों का सम करो, कितना हो जाएगा, 0। प्लस और माइनस, +1 -1 मिला के कितना हुआ, 0। इस दुनिया का नेट चार्ज 0 है और वो कंजर्व होता है। यानी आप किसी भी चीज में +20 चार्ज दीजिए, कैसे देंगे, उससे माइनस छीन के हम जरूर दूसरी जगह रखेंगे, तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, -20। इसका कितना, +20। पूरी दुनिया का चार्ज 0। वही का वही रहता है, मतलब कंजर्व। तो कंजर्वेशन लॉ किस पर एप्लीकेबल होता है, पहला हमने देखा मास पे एप्लीकेबल होता है, दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज पर एप्लीकेबल होता है, तीसरा आप मैकेनिक्स में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे एक क्वांटिटी होती है मोमेंटम, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी।
किसी चलती हुई चीज में मास का इफेक्ट, वेलोसिटी का इफेक्ट क्या होता है? मोमेंटम, इफेक्ट ऑफ मोमेंट, दैट इज m मल्टीप्लाइड बाय v कैलकुलेट करने से आता है, और ये उसकी चाल का प्रभाव होता है, उसके चलने का इफेक्ट होता है। अगर चीज नहीं चल रही तो उसके पास ये नहीं, ओके, mv। अब ये जो मोमेंटम होता है, दिस इज ए क्वांटिटी विच इज कंजर्व्ड, मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड। अगर एक तोप के अंदर एक गोला रखा हुआ है और दोनों नहीं चल रहे हैं तो दोनों का मोमेंटम जीरो है। जब हम गोले को दागते हैं, गोला ऐसे आगे जाएगा, गोला आगे जाएगा, उसके पास कुछ मोमेंटम आ जाएगा। वो मोमेंटम हमने कैलकुलेट किया 20, और इस डायरेक्शन को हमने बोला प्लस, तो इसके पास कितना मोमेंटम आ गया? +20। तो हम तोप को देखते हैं, तोप ऐसा पीछे हटती है, इसके पास मोमेंटम कैलकुलेट किया मास इनटू वेलोसिटी -1, और दोनों को ऐड किया तो 0। क्यों? क्योंकि पहले भी कितना था? 0। तो वही का वही है, कंजर्व होगा। क्या चीज कंजर्व हुई? मोमेंटम, ठीक है। और सुनिए, एक तोप का गोला ऐसे हवा में जा रहा है, उसकी मास इनटू वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया 100। जाते जाते रास्ते में फट गया, जैसे ही फट गया कुछ गोले इधर गए, एक पत्थर उसका निकल के इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, और कुछ वही का वही रह गया। 5 टुकड़े हो गए, पांचों टुकड़ों का हमने वेलोसिटी नोट कर लिया, किसी की प्लस, किसी की माइनस, किसी की 0, और हर टुकड़े का हमने मोमेंटम निकाला। पहले का m1 v1, दूसरे का m2 v2, m3 v3, m4 v4, m5 v5, और सबको जोड़ दिया, सबको ऐड किया, तो फिर से हमने देखा 100 आया, क्योंकि पहले जब वो उड़ के जा रहा था कितना था? 100। उसके बाद फूट गया, इसका 0 हो गया, इसका -40 हो गया, इसका +140 हो गया, तीनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 100। तो क्या चीज कंजर्व हुई? मोमेंटम कंजर्व। किसी भी तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है, एक स्ट्राइकर जाके गोटी को मारता है, तो पहले गोटी की वेलोसिटी 0 थी, स्ट्राइकर के पास वेलोसिटी थी, स्ट्राइकर के पास मोमेंटम था 50 m/v। इसने जाके गोटी को मारा, स्ट्राइकर स्लो हो गया, गोटी फास्ट हो गई, दोनों चले, दोनों का मोमेंटम हमने काउंट किया और दोनों को ऐड किया। एडिशन कितना आना चाहिए? 50। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमने देखा दिस इज व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस तरह से इस नेचर में मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। तो ये फंडामेंटल लॉ अभी तक हमने देखे। क्या क्या क्वांटिटी कंजर्व होती है? मास और इलेक्ट्रिक चार्ज और मोमेंटम। ओके, उसके बाद मोमेंटम कंजर्व होता है। इसी तरह से मैकेनिकल एनर्जी, जब एक बॉडी चल रही होती है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। एनर्जी के चैप्टर में आप पढ़ेंगे, जब हम एक बॉल को ऐसा ऊपर फेंकते हैं, या बॉल को ऊपर फेंकते हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी होती है, वो बाद में पोटेंशियल बन जाती है, फिर पोटेंशियल से वो नीचे आता है, फिर से काइनेटिक बनती है। पर जितनी रहती है वो टोटल उतना का उतना ही रहता है। टोटल उतना मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी 100 है, पोटेंशियल 0 है, टोटल कितना? 100। बीच में पहुंचा काइनेटिक 60, पोटेंशियल 40, टोटल 100। ऊपर पहुंचा काइनेटिक 0, पोटेंशियल 100, टोटल 100। हर जगह पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? 100, और उसके दोनों हिस्से कम ज्यादा होते रहे, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो मैकेनिकल एनर्जी इज अनदर क्वांटिटी विच इज कंजर्व्ड। तो बाद में जाके जब आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। 5 चीजें आज आपने देखी, ये पांचों नेचर में कंजर्व होती है। तो ऐसे करके आपको पता लगेगा क्या चीज कंजर्व होती है, किस प्रोसेस में, और क्या चीज कंजर्व नहीं है। पर ये कंजर्वेशन लॉस को लगाकर हम लोग फिजिक्स के फिनोमेना को समझते हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए ये एक फंडामेंटल जरूरत है फिजिक्स की, कंजर्वेशन लॉस। तो ये नेचर जो चलता है किस लॉस के कारण चलता है? कंजर्वेशन लॉस के कारण चलता है। तो उसके बाद इसमें एक चीज और नहीं लिखी है मैंने, वो ये है कि एक बहुत जरूरी लॉ है, मुझे पता नहीं कैसे छूट गया, मैं भी डिक्टेट करा दूंगा आपको।
कि इस दुनिया में वो वाली प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के फलस्वरूप जिसके रिजल्ट में किसी सिस्टम की एनर्जी कम हो जाए। एनर्जी कैसी हो जाए? कम। जैसे हमने आपसे कहा कि यहां से स्कूल जाना है, दौड़ के जाओगे कि चल के जाओगे? दौड़ने में आपकी एनर्जी ज्यादा लगती है, चलने में कम लगती है। क्या चॉइस करोगे? चल के जाएंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं? एनर्जी कम लगे। आपको चॉइस दी गई कि चल के जाओगे कि बस में बैठ के जाओगे? बैठ के जाएंगे, क्योंकि बैठने में एनर्जी कम लगती है। ठीक है, आप घर आए, माँ ने कहा आराम करो, बैठ के आराम करोगे कि लेट के? लेट के, क्योंकि उसमें एनर्जी और कम लगती है। ये हम अपना, अच्छा, ये जो नेचर है ना, ये खाली हमारा नहीं है, दुनिया में हर चीज का है। अगर हमको घर किराए पे लेना है, एक जैसी फैसिलिटी वाले 4 घर मिलते हैं, एक का किराया 300, एक का किराया 100, किसमें जाएंगे? 100 वाले। फैसिलिटी बराबर है, उसमें हमारी एनर्जी कम लगती है। पैसा एनर्जी से कमाते हैं, हमारी एनर्जी कम लगती है। तो दुनिया का नियम क्या है? दुनिया में वो चीज होगी जिसमें एनर्जी कम लगती है, वो चीज नहीं होगी जिसमें एनर्जी ज्यादा लगती है। ये ना हमको बहुत बहुत स्ट्रेंज क्वेश्चंस का आंसर देता है, ये वाला लॉ, इतना सिंपल लॉ। और इसके क्वेश्चंस आईआईटी तक आपको आएंगे। उस समय हमसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, आप लोग अभी उसको नहीं समझेंगे, कि एक कैपेसिटर हमने लिया, 2 प्लेट, एक प्लस से लगाया, एक माइनस से लगाया। इसके बीच में हमने एक प्लेट डाली प्लास्टिक, ये, इसके साथ हमने एक बैटरी लगाई। ये प्लेट हम डालते हैं तो एक केस में क्या होता है कि हमने बैटरी कनेक्ट की और एक केस में बैटरी डिस्कनेक्ट की। एक केस में हमने ये प्लेट डाली आधी, इस प्लेट ने उसको खींच लिया, पूरा अपने अंदर कर लिया। दूसरे केस में बैटरी कनेक्ट नहीं है, उसमें हमने इसको आधा डाला, उसने उछाल के इसको वापस कर दिया, अपने अंदर नहीं खींचा। क्यों? ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चों से बना और अभी हम क्लास 12 में इसको पढ़ाते हैं। और इसके पीछे नियम क्या है? ये नियम जो आप पढ़ रहे हैं कि हर चीज किस अवस्था में रहना चाहती है, किस कंडीशन में रहना चाहती है? लोएस्ट एनर्जी। एक बार जब बैटरी टच है उसके साथ, इसके पास एनर्जी है 100, इसको अगर हम डालेंगे, इसको हम डालेंगे तो इसके बीच की एनर्जी होगी 90। तो ये 100 पे रहना पसंद करेगा कि 90 पे? 90 कब होता है? जब ये अंदर है कि बाहर? तो इसका इंटरेस्ट क्या है कि अंदर आए कि बाहर? इसलिए खींचो। दूसरे केस में बैटरी कनेक्ट नहीं है, इसके पास एनर्जी है 90 और ये अंदर जाएगा तो एनर्जी उसको लगानी पड़ेगी 100। तो वो इसको आने देगा क्या? नहीं आने देगा, इसकी बात नहीं। और वो जो एनर्जी की कैलकुलेशन है वो क्लास 12 में पढ़ी जाती है, जब आप वहां पहुंचेंगे तो। लेकिन हमने आंसर किस लॉ के बेसिस पे दिया? दैट एवरीथिंग वांट्स टू रिमेन इन द कंडीशन ऑफ लोएस्ट एनर्जी। फिर से सुनिए, एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जिंक है, आयन, सल्फेट के आयन है और हाइड्रोजन के आयन। हमको मालूम है हमारे नेचर में H2SO4 भी मिलता है और जिंक सल्फेट ZnSO4 भी मिलता है, यानी SO4 H2 के साथ भी रह सकता है और SO4 Zn के साथ भी रह सकता है। अब एक बीकर में हमने Zn भी डाला, SO4 भी डाला, H2 भी डाला। बताइए SO4 किसके साथ जोड़ी बनाएगा? हाँ, आपने प्रोसेस पढ़ी है, H2SO4 प्लस Zn क्या बनता है? ZnSO4 प्लस। तो SO4 को कौन पसंद है? Z। अगर आप ZnSO4 मार्केट से लेकर आए और उसमें H2 मिलाएं तो H2SO4 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? SO4 को किसके साथ रहना पसंद है? Zn के साथ। ऐसा क्या? तो आंसर है, जब H2 और SO4 बनते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है 100।
उनको बनने में कितना वर्क करना पड़ता है 100। जब जिंक और सल्फेट आपस में मिलते हैं तो उनको एनर्जी लगती है 70। तो नेचर क्या पसंद करेगा? कितना खर्चा करना? कम खर्चा करना 70। तो वो क्या बनाता है? Zn। इसलिए जैसी चॉइस मिलती है SiO4 को, अगर SO4 को चॉइस मिली कि H2 के साथ जाना है कि Zn के साथ जाना है, तो वो किस में जाएगा? इसलिए H2SO4 plus Zn is equal to ZnSO4 plus H2 होता है, और ZnSO4 plus H2 is equal to H2SO4 नहीं होता है। तो केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सा लॉ डिसाइड कर रहा है? ये वाला लॉ। क्या? कि हर प्रोसेस लोएस्ट एनर्जी की तरफ जाती है। पानी ऊपर होता है MgH से, उसकी एनर्जी ज्यादा, नीचे आता है तो MgH कम हो गया, एनर्जी कम, तो पानी किधर से किधर जाएगा? ऊपर से नीचे। क्यों? एनर्जी कम। तो ये एक बड़ा फंडामेंटल लॉ है, और फिजिक्स के 50% फिनोमेना मैं आपको इसी लॉ से ही समझाऊंगा, और ये बड़ा अच्छे से समझ में भी आता कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। आप रेडियो में, टीवी में जितने भी क्विज शो देखेंगे, आधे के आंसर आपको इसी से मिलेंगे कि हमारे नेचर में ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, कि SO4 जिंक के साथ ही क्यों कंपाउंडिंग करता है, H2 के साथ क्यों नहीं करता। तो आंसर क्या है? इधर एनर्जी कम खर्च होगी। वेरी सिंपल। इसी तरह से हम और भी चीजें पढ़ेंगे, और हर जगह ये लॉ आएगा। दिस इज अगेन ए फंडामेंटल। नोट करिए, क्योंकि इसमें नोट्स तो नहीं है, लास्ट में कहीं भी लिखो, खाली करवाओगे। A process in our nature, a process in our nature takes such a direction so that its energy decrease, फिर से इसके नीचे, that is a process goes from higher energy to lower energy. The process goes from higher energy to lower energy. Okay, तो ये